तो मेरे साथियों नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं खाकी 2.2 बैच का पूरा इकोनॉमिक्स। जितना इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाया गया है ना, पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे और आपको कहीं जाना नहीं है। अच्छी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज के बहुत कम समय बचा है। कम से कम इन सारे सब्जेक्टों का हम लोग क्या करेंगे, 3 से 4 बार रिवाइज हम आपको करवाएंगे ताकि आपका एग्जाम में बिल्कुल जाते जाते अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। ठीक, हम पाठ्यक्रम की बात करेंगे पहले और बिल्कुल समय नहीं लेंगे, बिल्कुल समय नहीं गंवाएंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से हम करेंगे और सारे प्रश्नों को, सारी चीज़ों को, ठीक है ना, अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है ना। और आप लोग एक ठान लीजिए अच्छी तरीके से, हमें रात दिन एक कर देना है सिर्फ, और सोने और खाने का समय देना है, बाकी समय हमें पढ़ते रहना है। ठीक, इस बात को मेरे नोटिस कर लीजिए और सभी लोग। ठीक, सामान्य परिचय की बात करते हैं। सामान्य परिचय में पाठ्यक्रम इसका पहले देखते हैं अर्थशास्त्र का। तो अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे, उसके बाद अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। सामान्य परिचय में क्या पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। उसके बाद आर्थिक गतिविधियों को पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था के प्रकार को पढ़ेंगे। ठीक, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या क्या है, पहले हम देखिए क्या क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे, आर्थिक गतिविधियों को पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था के प्रकार को पढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को पढ़ेंगे। मुद्रा की बात करते हैं और मुद्रास्फीति को पढ़ेंगे और डिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे, मुद्रास्फीति जिसे कहते हैं। और विमुद्रीकरण को पढ़ेंगे, अवमूल्यन को पढ़ेंगे। बैंक में कौन पढ़ेंगे, आरबीआई को पढ़ेंगे, राष्ट्रीयकृत बैंक और विकासात्मक बैंक और मौद्रिक नीति बैंक को पढ़ेंगे। राष्ट्रीयकृत आय की बात करेंगे, एनआई, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनपीपी के बारे में पढ़ेंगे। रियल जीडीपी क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और प्रति व्यक्ति आय जिसे आप पीसीआई कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है ना। तो ये सारे टॉपिक हमारे होंगे और प्रति व्यक्ति आय, इस सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे अच्छी तरीके से और रिवाइज करेंगे। एग्जाम तक में लगभग 3 से 4 बार रिवाइज करेंगे और घबराएं नहीं, रीजनिंग का भी पूरा का पूरा एक ही वीडियो में आपका आएगा। ठीक, और अच्छी तरीके से हम लोग रिवाइज करेंगे, ये नहीं कि भागते हुए करेंगे। ठीक, चलिए आर्थिक नियोजन की बात करेंगे। आर्थिक नियोजन में हमें आर्थिक का नियोजन कैसे किया जाता है। तो पंचवर्षीय योजना आती है आपकी, कौन सी योजना, पंचवर्षीय योजना, वित्त आयोग, योजना आयोग और नीति आयोग। क्या आती है, पंचवर्षीय योजनाएं, वित्त आयोग, योजना। जो हमारी आर्थिक नियोजन है हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ेंगे, वित्त आयोग को पढ़ेंगे, योजना आयोग को पढ़ेंगे और नीति आयोग को पढ़ेंगे। गरीबी और बेरोजगारी पढ़ेंगे, ठीक, क्यों होती है, कर के बारे में पढ़ेंगे, जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे, जनगणना के बारे में पढ़ेंगे और विविध के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं अर्थशास्त्र को। इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन के बारे में पहले जानेंगे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र मतलब आपका होता है इकोनॉमिक्स। इको प्लस नॉमिक्स यानी धन या अर्थ मीन्स क्या होता है, धन या पैसा, और शास्त्र मीन्स क्या होता है, सिद्धांत। ठीक, कहने का मतलब क्या निकल कर आया, पैसा। तो क्या निकल कर आता है, कहने का मतलब पैसों का सिद्धांत निकल कर आता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, इन्हें जन्मदाता, अर्थशास्त्र का जन्मदाता किसे कहा जाता है, चाणक्य को कहा जाता है। इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त था, इन्हीं का नाम कौटिल्य था। ये तीनों अलग अलग मत समझ लीजिएगा, तीनों का अलग अलग नाम है। धन का सिद्धांत इसे कहा जाता है, अर्थशास्त्र को धन का सिद्धांत। अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को माना जाता है। अर्थशास्त्र के पिता किसको माना जाता है, एडम स्मिथ को माना जाता है। अर्थशास्त्र के पिता किसको, एडम स्मिथ को माना जाता है। और स्कॉट लैंग से थे। बुक 1776 में इनकी आती है, वेल्थ ऑफ नेशंस। अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को, इनका बुक वेल्थ ऑफ नेशंस था। इनके प्रकार व्यष्टि शास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स था। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, चलिए इसके बारे में अच्छी तरीके से समझते हैं। प्रकार, कितने प्रकार के अर्थशास्त्र होते हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, एक समष्टि अर्थशास्त्र होता है। तो व्यष्टि, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसके पिता किससे कहा था, एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। इसका अन्य नाम सूक्ष्म अर्थशास्त्र और लघु अर्थशास्त्र होता है। व्यष्टि जो अर्थशास्त्र होता है इसका नाम क्या होता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र और लघु अर्थशास्त्र होता है। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन इसमें होता है। और उदाहरण की बात करेंगे, इसमें मांग, प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात होती है। और समष्टि अर्थशास्त्र की बात करेंगे, जिसके पिता J.M. कीन्स थे। बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी।
द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इनके पिता J.M. कीन्स थे। समष्टि अर्थशास्त्र के पिता कौन थे? J.M. कीन्स थे और जॉन मेगार्ग कीन्स। इनका अन्य नाम बृहत अर्थशास्त्र था। उदाहरण की बात करें, गरीबी, बेरोजगारी और राष्ट्रीय आय के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? इसमें जो समष्टि में, व्यष्टि में, किसमें? सूक्ष्म के बारे में बात करते हैं। और जो समष्टि है इसमें हम किसके बारे में बात करेंगे? गरीबी के बारे में बात करेंगे, बेरोजगारी के बारे में बात करेंगे और राष्ट्रीय आय के बारे में बात करेंगे। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था में क्या होता है? धन या पैसा की व्यवस्था, धन की व्यवस्था होती है। संसाधन में क्या होगा? जो मानवीय आवश्यकता पूर्ति करे। क्षेत्र अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, अयोध्या की अर्थव्यवस्था। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। आवंटित की बात करेंगे। संसाधन जो है सरकार क्या करती है? आवंटित करती है संसाधन और नागरिकों को। ठीक, एनटीपीसी क्या करती है? जैसे देखिए, जैसे एग्जाम्पल तौर मैं आपको बता दूं, जैसे कोई एनटीपीसी है, एनटीपीसी क्या करती है? कोयला लेती है, कोयला से क्या करती है? विद्युत बनाती है और विद्युत क्या करती है? नागरिकों को पहुंचाती है। यही आपका हो जाता है, ठीक है ना। और उत्पादन के साधन या कारक की बात करेंगे, ध्यान दिया, जैसे भूमि हो गया, भूमि पे आप क्या करते हैं? किराया लेते हैं, लगान लेते हैं। पेन हो गया, श्रमिक में आता है वेतन और मजदूरी। पूंजी की बात करेंगे, जैसे धन प्लस मशीन। और उद्यमशीलता की बात करेंगे, रिस्क लेने की क्षमता जिसमें होती है वो उद्यमी होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, आगे ध्यान देंगे। और उत्पादन के 4 साधन आपके हैं। पहला भूमि, दूसरा श्रमिक, तीसरा पूंजी, चौथा उद्यमशीलता। 4 साधन आपको मिलेंगे। आपसे पूछता है उत्पादन के कितने साधन आपके मिलेंगे? 4 साधन, भूमि, श्रमिक, पूंजी और उद्यमशीलता। ठीक, आगे चलते हैं। आगे देखिए, अर्थ के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात करेंगे। अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था, संसाधन नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था, विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था। तो ध्यान दीजिए, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, संसाधन पर नियंत्रण के आधार पर सरकार समाजवादी अर्थ, निजी क्षेत्र पूंजीवादी अर्थ और सरकार प्लस निजी क्षेत्र मिश्रित अर्थ आपके लिए हो जाएगा। ठीक, चलिए खुली अर्थव्यवस्था में जैसे देश हो गया, निर्यात होता है और आयात भी यहाँ पर होता है। ठीक, आयात और निर्यात उदारवादी नीति आपकी होती है, इससे भारत, अमेरिका, चीन आदि। बंद अर्थव्यवस्था का देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट देश में ही होता है, आयात निर्यात नहीं होता है, जो कि देश में ही होता है, जैसे उत्तर कोरिया। ठीक, चलिए संसाधनों पर नियंत्रण के आधार पर समाजवादी अर्थ सोशलिस्ट इको, सोवियत संघ रूस यूएसएसआर देश की देन है। कार्ल मार्क्स प्रतिपादन करते हैं, पुस्तक दास कैपिटल और समाजवाद की बाइबल। ठीक, संसाधन उत्पादन की बात करते हैं, सरकार, उद्देश्य जन कल्याण के लिए और कीमत निर्धारण सरकार करती है, इसके बाजार प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। पूंजीवादी अर्थ की बात करेंगे, एडम स्मिथ की विचारधारा पर आधारित पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस। संसाधनों का उत्पादन निजी क्षेत्र हस्तक्षेप की नीति पर आधारित है। कीमतों पर निर्धारण, बाजार शक्तियाँ, मार्केट पावर, उद्देश्य आर्थिक लाभ कमाना, मांग और पूर्ति यहाँ पर होती है। ठीक, चलिए इसे बाजार आधारित अर्थ कहा जाता है। मिश्रित अर्थ की बात करेंगे, संसाधन उत्पादन पर सरकार प्लस निजी क्षेत्र आपका हो जाएगा। जॉन मिरार्ड कीन्स की बात करेंगे, अवधारणा यहाँ से मिलती है। और उद्देश्य जन कल्याण के साथ बाजार प्रतिस्पर्धा, उदाहरण भारत आपका जैसे हो जाएगा। विकास की अवस्था के आधार पर अल्प विकसित अर्थ, विकासशील अर्थ और विकसित अर्थ आपका हो जाएगा। तो अल्प विकसित वर्ष में से गरीबी आपकी आती है, बेरोजगारी बढ़ती है, प्रति व्यक्ति आय घटती है और उदाहरण जैसे भरुंडी देश आपका हो जाएगा। विकासशील अर्थ मतलब इंडिया और विकसित कार्य जैसे जापान और अमेरिका, ये विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे प्राथमिक क्षेत्र की बात करेंगे, प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र टर्सरी सेक्टर, चतुर्थक क्षेत्र क्वार्टरी सेक्टर और पंचम क्षेत्र क्विंटरी सेक्टर। ठीक है ना। प्राथमिक क्षेत्र की बात करें, कृषि एवं संबंध क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि क्षेत्र आता है। और द्वितीयक क्षेत्र इसमें क्या आता है? ध्यान दीजिएगा, कृषि क्षेत्र, कृषि संबंधित क्षेत्र आते हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधनों की सहायता, भूमि में कपास और काटन और गेहूँ। पशुपालन आता है, पीसी कल्चर जिसे आप मछली पालन कहते हैं। वानिकी आती है, खनन आता है।
इसका जीडीपी में योगदान कितना है? 17% लगभग होता है और कार्यबल 51% लगभग होता है। ठीक। द्वितीयक क्षेत्र की बात करेंगे, इसका अन्य नाम औद्योगिक क्षेत्र। पहले में कृषि क्षेत्र वाले आते हैं, दूसरे में औद्योगिक क्षेत्र आएगा, विनिर्माण क्षेत्र आएगा, किसी चीज़ को निर्माण करना, किसी वस्तु को गुड्स में वैल्यू एंड मूल्यवर्धन करके नया उत्पाद बनाना, उदाहरण में उद्योग, एफपीआई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, और लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग आपका आता है। ये क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करते हैं। कच्चा माल, विनिर्मित उत्पाद जैसे कपास से शर्ट कपड़ा, गन्ना से शक्कर गुड़, गेहूं से आटा और ब्रेड आपका बनाया जाता है। तृतीयक क्षेत्र की बात करेंगे, टर्शियरी सेक्टर की बात करेंगे, सेवा क्षेत्र की बात करेंगे, तो सर्विस सेक्टर में इसका अन्य नाम क्या होता है? ये दोनों क्षेत्रों के बीच क्या करता है? कड़ी का कार्य करता है। पीटी आपका यस। जीडीपी में सर्वाधिक योगदान 54% आपका होता है। कार्यबल की बात करेंगे 27% लगभग आपका होगा। उदाहरण परिवहन, बीमा, बैंक, शिक्षक, वकील और डॉक्टर आपके हो जाएंगे। ठीक। ध्यान दीजिएगा, पीएसटी की बात करेंगे 17% जीडीपी में, और यस 51% इसमें होता है, 29% और 22%, 54%, 27%। चतुर्थ क्षेत्र की बात करें, इसका अन्य नाम बौद्धिक क्षेत्र होता है। आईटी क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, अनुसंधान और विकास क्षेत्र आपके होते हैं। पंचम क्षेत्र में आपका आता है टॉप लेवल है, निर्णय लेने वाली संस्थाएं जैसे सरकार, मीडिया, विश्वविद्यालय आपके हो जाएंगे। अब देखिए बैंक की बात करेंगे, बैंक का कार्य क्या होता है? बैंक का कार्य क्या होता है? एक तो जमा स्वीकार करना होता है, दूसरा क्या होता है? ऋण देना होता है। क्या होता है कि जनता क्या करती है? इसको पैसा देती है और ब्याज उसके बदले में बैंक क्या करती है? इसको ब्याज देती है। मांग जमा और समय जमा, ठीक है ना। एक मांग करने पर तुरंत पैसा मिलता है, एक एफडी आप करते हैं। बैंक की बात करेंगे, आरबीआई राष्ट्रीयकृत बैंक आपकी होती है। कृषि विकासात्मक डेवलपमेंट नाबार्ड आपका हो जाएगा, और उद्योग सिडबी आईडीबीआई आपका हो जाएगा। एक्जिम ट्रेड या व्यापार आपका हो जाएगा। आरबीआई में केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई में कौन कौन से बैंक आती है? जैसे केंद्रीय बैंक हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, और क्या हो गया? स्थापना इसकी कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को होती है। हेडक्वार्टर इसका कलकत्ता में है। ठीक, 1937 तक। और वर्तमान में इसका कहाँ पर? देखिए, हेडक्वार्टर 1935 में इसका स्थापना होती है, 1937 तक इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहता है? कलकत्ता में। और मुंबई वर्तमान में कहाँ है? मुंबई में। और भारत की वित्तीय राजधानी है ये। अकाउंटिंग फाइनेंशियल लेखा वर्ग वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 31 मार्च सिफारिश कौन करता है? शाही आयोग, यंग हिल्टन कमीशन आपका आता है। 1925 से 26 की बात करेंगे, 1 जनवरी 1949 से राष्ट्रीयकरण आपका हो जाएगा। आरबीआई अधिनियम 1934 को आता है, और जमा पूंजी 5 करोड़। प्रतीक चिन्ह बंगाल टाइगर और ताड़ का पेड़। आरबीआई इतिहास की बात करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ईआईसी और 3 प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बात करेंगे 1840 में। मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक की बात करेंगे 1843 में आपका निर्माण होता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे 1 जुलाई 1955। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955। और नाम परिवर्तन इसका कब होता है? एसबीआई में नाम परिवर्तन हो जाता है, राष्ट्रीयकरण होता है गोरेवाला समिति में। और 1770 से 71 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान बनता है, भारत का प्रथम बैंक, यूरोपीय पद्धति पर आधारित है। और 1881 में अवध कमर्शियल बैंक बनता है, भारत का पहला व्यापारिक बैंक है ये। आरबीआई गवर्नर की बात करेंगे, फर्स्ट सर उस्मान स्मिथ और सेकंड जेम्स टेलर और थर्ड सीडी देशमुख आरबीआई के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। ठीक, देखिए आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर उस्मान स्मिथ, कौन? सर उस्मान स्मिथ बनते हैं। और सेकंड कौन बनते हैं? सेकंड की बात करेंगे, सेकंड आपके बनते हैं जेम्स टेलर। तो सेकंड कौन बनते हैं? ध्यान दीजिएगा, सेकंड आपके बनते हैं सर उस्मान स्मिथ, और सेकंड जेम्स टेलर, और थर्ड सीडी देशमुख आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर आपके बनते हैं। ठीक, रिजर्व बैंक के कार्य की बात करेंगे, आरबीआई के फंक्शन केंद्रीय बैंक के रूप में विकासात्मक कार्य आपके होते हैं। नए नोट जारी करना, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, नोट नष्ट करना, समावेशी विकास होता है। इसमें क्या होता है? केंद्रीय बैंक के रूप में क्या होता है? नए नोट जारी करना इसमें होता है, और नोट नष्ट करना सरकार का बैंक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार इसमें आते हैं। ठीक, और बैंकों का बैंक है ये। और नए बैंकों का लाइसेंस, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण, फॉरेन एक्सचेंज मुद्रा नीति आपकी होती है।
विकासात्मक बैंक की बात करेंगे, वित्तीय साक्षरता को यहाँ पर होता है और समावेशी विकास इसमें होता है। और मौद्रिक नीति को बनाना इसी में होता है। मौद्रिक नीति क्या होती है? केंद्रीय बैंक निर्माण करती है और द्विमासिक आधार पर होता है। प्रकार या टाइप की बात करें, कठोर मौद्रिक नीति व्यापार ब्याज दर होता है और सस्ती सरल मौद्रिक नीति आपकी होती है महंगाई, ठीक। और इन्फ्लेशन आपका होता है, ठीक। उद्देश्य की बात करेंगे, तरलता समायोजन इसमें होता है, मुद्रा प्रवाह पर नियंत्रण करना होता है। जैसे आरबीआई पैसा किसको? बैंक को देती है, बैंक क्या करती है? ब्याज देती है। और पैसा किसको देती है? ग्राहक और आम जनता को देती है, ठीक। मौद्रिक नीति निर्माण कहाँ होता है? आरबीआई मौद्रिक नीति करती है और द्विमासिक होता है। उद्देश्य तरलता मुद्रा प्रवाह को नियंत्रित करना, आरबीआई बैंक को देती है और सरकार क्या करती है? जनता आम आदमी की खर्च करती है। मौद्रिक नीति के प्रकार की बात करेंगे, कठोर मौद्रिक नीति, इसमें आरबीआई ब्याज दरों को बढ़ाकर तरलता को नियंत्रित करती है। ब्याज दर जब बढ़ेगा तरलता क्या होती? घटेगी और इसे संकुचित मौद्रिक नीति भी कहा जाता है। सस्ती मौद्रिक नीति की बात करेंगे, इसमें आरबीआई ब्याज दरों में कमी करके तरलता को नियंत्रित करती है। ब्याज दर कम होती है, तरलता बढ़ती है, ठीक। इसका अन्य नाम क्या था? विस्तारित मौद्रिक नीति इसका नाम था। और मौद्रिक नीति के उपकरण की बात करेंगे, मौद्रिक नीति के उपकरण चयनात्मक, मात्रात्मक उपकरण और गुणात्मक उपकरण आपका हो जाएगा। रेपो रेट की बात करेंगे और शाख रेशनिंग की बात करेंगे। रिक्स रेपो रेट आरआरआर आपको हो जाएगा, नगद आरक्षित अनुपात। और चयनात्मक मात्रात्मक उपकरण की बात करेंगे तो इसमें नगद आरक्षित अनुपात और संवैधानिक तरलता अनुपात, खुले बाजार की क्रिया, बैंक रेट, IMSF आपका होता है। शाख राशनिंग, नैतिक दबाव, मार्जिन सीमा इसमें होती है। रेपो रेट की बात करेंगे तो आरबीआई जिस ब्याज दर पर अकाल्पनिक अवधि के लिए व्यापारिक बैंकों को ऋण प्रदान करती है उसे रेपो रेट कहा जाता है। रेपो रेट क्या होता है? क्वेश्चन पूछता है रेपो दर से आपका क्या संबंध है? तो आरबीआई जिस ब्याज दर पर अल्पकालिक यानी शॉर्ट टर्म अवधि के लिए व्यापारिक बैंकों को ऋण लोन प्रदान करती है उसे रेपो रेट कहा जाता है। और प्रतिभूति व्यापारिक बैंक आपका होता है। रिवर्स रेपो रेट की बात करेंगे तो जिस ब्याज दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को अल्पकालिक अवधि के लिए ऋण लेता है उसे रिजर्व रेपो रेट कहते हैं। आरबीआई की बात करेंगे, व्यापारिक बैंक आपका हो जाएगा, प्रतिभूति ब्याज दर आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए चयनात्मक मात्रात्मक की बात करेंगे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, OMO, CRR, SLR, बैंक रेट। लोन की बात करेंगे और आरबीआई सिक्योरिटीज़, कॉमन बैंक और ब्याज दर आपका होगा। OMO मार्केट ऑपरेशन की बात करें, खुले बाजार की क्रियाएं। जी से खरीदी बिक्री सरकार, जी सेकंड आरबीआई आपका हो जाएगा। आरबीआई की बात करें खरीदी और तरलता आपकी हो जाएगी, बेचना सेल तरलता आपकी हो जाएगी। इसमें आरबीआई व्यापारिक बैंकों को ग्रेस की खरीदी बिक्री करता है जिसका उद्देश्य तरलता नियंत्रण होता है, ठीक। बैंक की बात करेंगे, जमा स्वीकार करना, लोन देना, ठीक। मांग जमा, समय जमा आपका होता है, एक डिमांड डिपॉजिट होता है, एक TD होता है, टाइम डिमांड, ठीक। चलिए आगे चलेंगे, आगे देखेंगे CRR कैश रिजर्व रेशियो की बात करेंगे, नगद भारतीय अनुपात की बात करेंगे। तो किसी भी बैंक को NDTL का कुछ प्रतिशत हिस्सा आरबीआई के पास बिना ब्याज पर रखना होता है। कॉमन बैंक NDTL % आरबीआई आपका होता है। SLR की बात करेंगे, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की बात करेंगे, संवैधानिक तरलता अनुपात की बात करेंगे। यहाँ व्यापारिक बैंकों को अपने NDTL का कुछ प्रतिशत हिस्सा स्वयं के पास रखना होता है। यह गोल्ड और सोने, जी सेकंड और कैश का होता है, ठीक। बैंक रेट की बात करेंगे, आरबीआई सिक्योरिटीज ऋण देता है, प्रतिभूति व्यापारिक बैंक रेट होता है। जिस ब्याज दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को दीर्घ अवधि के लिए ऋण देता है उसे बैंक रेट कहा जाता है। उपकरण की बात करेंगे, चयनात्मक मात्रात्मक उपकरण, रेपो रेट, MSF आपका होता है, रिवर्स रेपो रेट, OMO, CRR, SLR बैंक रेट। गुणात्मक उपकरण की बात करेंगे, सारत राशनिंग, नैतिक दबाव, मार्जिन सीमा व लिमिट आपका होता है। नोट की बात करेंगे, MSF मार्जिनल स्टैंडर्डी फैसिलिटी, सीमांत सुविधा दर। गुणात्मक उपकरण और शाख राशनिंग आपका होता है। बैंक की बात करेंगे, 100 रुपये ऋण आपका होता है। किसी बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण को अलग अलग कैटेगरी में बांटना। विकासात्मक बैंक जो होते हैं, कृषि होती है, उद्योग के लिए जैसे
कृषि के लिए नाबार्ड है, और उद्योग के लिए SIDBI सिडबी और IDBI, व्यापार के लिए एक्सिम बैंक, आवास के लिए NHB बैंक आपका होता है। नाबार्ड की बात करेंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट आपका हो जाएगा। स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है। मुख्यालय हेडक्वार्टर मुंबई में आपका होता है। सिफारिश शिवरामन समिति से होता है। कार्य कृषि प्राथमिक क्षेत्र से वित्तीय सुविधाएं प्रदान करना। IDBI की बात करेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1964 को होती है। इसका मुख्यालय IDBI का मुख्यालय मुंबई में है, स्थापना 1964 में होती है। कार्य इसका क्या होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का विकास करना, वित्तीय सुविधा। और एक नाबार्ड बैंक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट, स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और सिफारिश शिवराम रामन समिति 12 जुलाई 1982। और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट, सिफारिश शिवरामन समिति, और कार्य कृषि प्राथमिक क्षेत्र में वित्तीय सुविधाएं प्रदान करना। IDBI बैंक की बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना इसकी 1964 में होती है, और मुख्यालय हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। IDBI का और नाबार्ड का दोनों का मुख्यालय मुंबई में, और कार्यालय इसका विकास करना, वित्तीय सुविधा आपका। CDB की बात करेंगे, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 2 अप्रैल 1990 को होती है। जो हमारा CDB बैंक है, इसका स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 2 अप्रैल 1990 को होती है। मुख्यालय लखनऊ, इसका CDB का मुख्यालय लखनऊ, नाबार्ड का, IDBI का मुंबई, और CDB का मुख्यालय यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, 2 अप्रैल 1990, 1984 और 1982 आपका पहला हो जाएगा। 1964 और 12 जुलाई 1982 में आपका नाबार्ड का हो जाएगा। आगे चलेंगे, NHB बैंक की बात करेंगे, नेशनल हाउसिंग बैंक, मुख्यालय हेडक्वार्टर नई दिल्ली, स्थापना 9 जुलाई 1988 को होती है। एक्जिम एक्सपर्ट इंपोर्ट बैंक आपका हो जाएगा, स्थापना 1982 को, मुख्यालय मुंबई आपका हो जाएगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपका हो जाएगा, सरकार की 51% से अधिक हिस्सेदारी राष्ट्रीयकरण कहलाता है। 2 चरण में होती है। PM इंदिरा गांधी 19 जुलाई 1969 को और 15 अप्रैल 1980 को। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जमा पूंजी 50 करोड़, और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जमा पूंजी 200 करोड़। वर्तमान में 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे, चरण फर्स्ट में देखिए मैंने आपको बताया गवर्नर LK झा थे इस समय, और दूसरा चरण में 6 बैंकों को किया गया, 15 अप्रैल 1980 को और एक 19 जुलाई 1969 को। गवर्नर इसमें IG पटेल, इंदिरा गांधी PM थी। वर्तमान में 12 हैं। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को होता है। SBI का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को होता है। राष्ट्रीयकरण में 12 बैंक आते हैं। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है। SBI 1 जुलाई 1955 को होती है। गोरेवाला समिति के आधार पर विदेशी सर्वा ATM यहाँ पर है। हेडक्वार्टर मुंबई में, भारत की वित्तीय राजधानी जिसे आप कहते हैं। पंजाब नेशनल बैंक, स्थापना 19 मई 1894 लाहौर में, भारत का पुराना। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। और बैंक का आप बड़ौदा BOB की बात करेंगे, स्थापना 1908 में। हेडक्वार्टर बड़ोदरा में आपका गुजरात में हो जाएगा। भारत का थर्ड सबसे बड़ा बैंक है। केनरा बैंक जुलाई 1906 में होता है। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में हो जाएगा। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 1919 ईस्वी में हेडक्वार्टर मुंबई में आपका हो जाएगा। और बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे 7 सितंबर 1906 ईस्वी में, और मुंबई हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा। यूनियन बैंक में 1907 ईस्वी चेन्नई में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में, हेडक्वार्टर मुंबई में आपका हो जाएगा। ठीक। इंडिया ओवरसीज बैंक, स्थापना इसकी कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1937 ईस्वी में। हेडक्वार्टर चेन्नई आपका हो जाएगा। यूको बैंक 1943 में, हेडक्वार्टर कलकत्ता में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1935 में, हेडक्वार्टर पुणे में। पंजाब एंड सिंध कब होती है? 1908 में, राजेंद्र पैलेस नई दिल्ली में। और RRB रीजनल रूरल बैंक की बात करेंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब होती है? 2 अक्टूबर 1975 को, नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर। उद्देश्य इसका क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना और पशु पर लोन देना, परिवहन के साधन को बढ़ावा देना, कीटनाशक बीज आदि प्रदान कराना। भारतीय फर्स्ट RRB मुद्रा क्या हो जाएगी यहाँ पर? RRB की संरचना क्या है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार प्रायोजित बैंक। केंद्र सरकार का 50%, राज्य सरकार का 15% और प्रायोजित बैंक का 35%।
मध्य प्रांतीय क्षेत्र ग्रामीण बैंक, नर्मदा झाबुआ मालवा ग्रामीण बैंक, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नर्मदा झाबुआ मालवा ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पंजाब क्षेत्रीय प्रदेश ग्रामीण बैंक। मुद्रा की बात करेंगे, उद्भव, इवोल्यूशन, परिभाषा, कार्य, प्रकार और मुद्रास्फीति। पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो मुद्रा क्या होती है? विनिमय प्रणाली की बात करें, किसी वस्तु को बदले अन्य वस्तु को लेना, मतलब आप मुद्रा को देंगे उसके बदले किसी वस्तु को लेंगे, जैसे गेहूं से टमाटर, आम से अंगूर। ठीक। चुनौतियों की बात करेंगे, दोहरे संयोग की कमी, नाशवान वस्तुएं जल्दी खराब हो जाती हैं और अधिक वस्तुओं की खोज। ठीक। चलिए, उद्भव की बात करेंगे, प्राचीन सभ्यता, राजा शासन, ब्रिटिश शासन, स्वतंत्रता शासन दिया। प्राचीन सभ्यता में क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, मोहरे और सिक्के चलते थे। राजा शासन में सिक्के चलते थे, गोल्ड, चांदी, तांबा। और ब्रिटिश शासन में पेपर, कागजी मुद्रा चलती थी। और स्वतंत्र भारत में पेपर करेंसी, प्रतिभूति और प्लास्टिक मुद्रा, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ई रुपया भी चलता है। ठीक है। मुद्रा मनी की बात करेंगे, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ठीक। फंक्शन ऑफ मनी की बात करेंगे, प्राथमिक कार्य और द्वितीयक कार्य की बात करेंगे। प्राथमिक माध्यम क्या होता है? प्राथमिक माध्यम होता है विनिमय का माध्यम, वस्तु का मौद्रिक मापन। द्वितीयक कार्य में मूल्य का संचयन और स्थानांतरण होता है। स्थगित भुगतानों का मापन आपका होता है। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। मुद्रा का प्राथमिक कार्य है मूल्य का संचयन, स्थगित भुगतानों का मापक, हस्तांतरण, विनिमय का माध्यम। मुद्रा के प्रकार की बात करेंगे तो कितने प्रकार की होती है? धातु मुद्रा होती है। निर्माण क्या होता है? धातु से। ठीक है। उदाहरण सिक्के आपके होंगे। वैध या विधिक मुद्रा की बात करेंगे, सरकार या केंद्रीय बैंक कानून बनाकर जारी करती है। और सिक्का अधिनियम 2011 की बात करेंगे, प्लास्टिक करेंसी जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम आपका हो जाएगा। कागजी मुद्रा जैसे कागज से, उदाहरण जैसे भारतीय नोट। 1861 से 62 भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत होती है। और दुर्लभ मुद्रा की बात करेंगे, डिमांड और मांग, आपूर्ति की बात। अगर किसी मुद्रा की मांग डिमांड आपूर्ति से ज़्यादा हो जाए तो उसे डॉलर कहते हैं। डॉलर जैसे होता है। सुलभ मुद्रा की बात करेंगे, सप्लाई आपूर्ति और मांग डिमांड आपका हो जाएगा। जिस मुद्रा की आपूर्ति मांग से ज़्यादा हो भारतीय रुपया कहलाता है। और कॉशन मनी जमानत राशि की बात करेंगे, यूएस डॉलर, भारतीय रुपया, यूरो आपको ऐसे आएगा, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड। ठीक। भारतीय नोट की बात करेंगे, 200 रुपये, 2000 मेजेंडा कलर में आपका हो जाएगा। 160 mm इंटू 60 mm मंगलयान इसमें छपा हुआ है। 500 रुपये के नोट पर स्टोन ग्रे आपका कलर है, स्टोन ग्रे। और 200 रुपये मेजेंडा कलर। और 150 mm से 66 mm रेड फोर्ट, इसमें लाल किला बना हुआ है। 200 रुपये के नोट में चमकीला पीला है। और 146 mm से 60 mm तक। देखिए 2000 का नोट 166 mm से 166 mm तक, और 500 रुपये का 150 से 66 mm, और 200 रुपये का 166 से 66 mm। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। और 1000 के नोट पर, 100 रुपये के नोट पर लेवेंडर बना हुआ है। और 143 mm से 66 mm रानी की वाप बनी हुई है। और 50 रुपये में फ्लोरेसेंट ब्लू बना हुआ है और ये कलर का है। और 135 mm से 66 mm हम्पी के रथ के कर्नाटक का बना हुआ है। ठीक। और 20 रुपये के नोट पर नारंगी लाल है, 129 mm से 63 mm, और एलोरा की गुफा है। ठीक। और 10 रुपये के नोट पर चॉकलेटी ब्राउन है, और इसे 123 mm से 63 mm तक कोणार्क सूर्य का मंदिर है। और रुपया की बात करेंगे, 1543 शेरशाह सूरी ने शब्द दिया। और 1 रुपये का नोट और सिक्का वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। सिक्के जारी करने का अधिकार वित्त मंत्रालय के पास है। सिक्कों की टकसाल हैदराबाद, मुंबई, नोएडा, कलकत्ता आपकी हो जाएगी। नोएडा की बात करेंगे, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया है। नोट प्रिंट कारखाने की बात करेंगे, देवास एमपी में, मैसूर कर्नाटक, शालबोनी पश्चिम बंगाल, नासिक महाराष्ट्र आपका हो जाएगा। ग्रेशम का नियम क्या है? मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। और आईआईटी बॉम्बे छात्र उदय कुमार। ठीक। रुपये देवनागरी लिपि, हिंदी रुपये +R अंग्रेजी रोमन लिपि में। भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को अपनाया रुपये को। ठीक। आर्थिक नियोजन की बात करेंगे, संविधान 12वीं अनुसूचियाँ
7वीं अनुसूची, 3 अनुसूचियाँ लिस्ट और संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है और भारत ने इसकी प्रेरणा सोवियत रूस से ली। ठीक, ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, आर्थिक समृद्धि, रोजगार, गरीबी को घटाना, रोजगार को बढ़ाना, आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना, ठीक, आय को बढ़ाना। ठीक, एम विश्वकर्मैया की बात करेंगे, भारत में आर्थिक नियोजन के पिता। पुस्तक इनकी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, भारत में पहली बार आर्थिक नियोजन का विचार प्रस्तुत करना। ठीक, हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में होता है, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस होते हैं। सम्मति राष्ट्रीय नियोजन समिति एनपीसी होती है, अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। बॉम्बे प्लान 1944 में आता है, 8 उद्योगपति द्वारा लाया गया, सर आरदेशी दयाल मुख्य हैं। और गांधीवाद योजना 1944 में आती है, श्रीमान नारायण अग्रवाल। 1945 में जन योजना एम.एन. राय के द्वारा होती है, जयप्रकाश नारायण 1950 में सर्वोदय योजना। योजना आयोग की बात करेंगे, स्थापना 15 मार्च 1950 को होती है, फर्स्ट नेहरू जी। अध्यक्ष प्रधानमंत्री, अंतिम अध्यक्ष मोदी जी। और केसी नियोगी समिति सिफारिश होती है, सलाहकारी गैर संवैधानिक होता है। समाप्ति 1 जनवरी 2015 को होता है, इसके स्थान पर नीति आयोग आता है। अशोक चंद्रा योजना आयोग को आर्थिक मंत्री परिषद में दिया गया, इसके उपाध्यक्ष पीएम द्वारा नियुक्त होते हैं। योजना आयोग देश में योजनाओं का अनुमोदन करना, पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर देश का विकास किया गया, कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करेंगे, स्थापना 6 अगस्त 1952 को होती है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष इसके कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। सदस्य सभी राज्यों के यूटी के मुख्यमंत्री होते हैं और राज्यपाल होते हैं। और पंचवर्षीय योजना की बात करें, कुल 12 पंचवर्षीय योजना आई, 5 वर्षों के लिए होती है। पंचवर्षीय योजना फर्स्ट ईयर प्लान 1 अप्रैल 1951 को 31 मार्च 1956 तक चलती है। मॉडल हेराल्ड डामर मॉडल पर, लक्ष्य 2.1% और प्राप्ति 3.6%। उद्देश्य अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास है इसमें। ठीक, प्राथमिकता की बात करें, कृषि क्षेत्र, मूल्य स्थिरता, विद्युत, जल पूर्ति, सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी की बात करेंगे, अमेरिका के सहयोग से 2 अक्टूबर 1852। उपलब्धि, दामोदर परियोजना, दामोदर नदी, भारत भतंडा नागल प्रोजेक्ट, हीराकुंड परियोजना, महानदी व्यास प्रोजेक्ट। दूसरी पंचवर्षीय योजना मॉडल प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पर आती है और पीसी महालनोबिस मॉडल पर, नेहरू महालनोबिस मॉडल। प्राथमिकता तीव्र औद्योगिकीकरण और भारी और आधारभूत उद्योग, लक्ष्य 4.5% और यहाँ पर 4.3% होता है। उपलब्धियाँ, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लगाना, भिलाई छत्तीसगढ़ रूस की सहायता से, राउरकेला उड़ासी में जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ब्रिटेन की सहायता से। औद्योगिक नीति की बात करेंगे 1956 में आती है और उद्देश्य समाजवादी राष्ट्र की स्थापना। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक आती है और पहली 51 से 56, दूसरी 56 से 61, 61 से 66। उसके बाद मॉडल गार्डिगिल मॉडल पर आती है, गार्डिगिल योजना थर्ड फाइनेंशियल ईयर प्लान। और यह सूरत में चक्रवर्ती और सेंडी मॉडल थी। प्राथमिकता कृषि प्लस उद्योग, आत्मनिर्भरता है इसमें। ठीक, सर्वाधिक असफल रही भारत चीन युद्ध की वजह से 1962 में भारत और चीन का युद्ध होता है। नेहरू जी की मौत होती है 1964 में और भारत पाक युद्ध होता है 1965 में, बंगाल सूरत होता है। ठीक है ना। और लक्ष्य 5.5%, प्राप्ति 2.8%। सबसे फ्लॉप रही तीसरी पंचवर्षीय योजना। उपलब्धियाँ, एफसीआई भारतीय खाद्य निगम 1965 में बनता है, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 में बनता है, आईडीबीआई 1964 जो कि ऊपर हमने आपको पढ़ाया था, और ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 से 67 के बीच में आता है। ठीक, वार्षिक योजना की बात करेंगे, एनुअल प्लान की बात करेंगे 1966 से 1969। 1966 में हरित क्रांति योजना, आकाश अवकाश 3 वर्षीय योजना 1966 से 67, 1967 से 68, 1968 से 69 आपका हो जाएगा। फोर्थ पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे, अवधि 1969 से 74 तक होता है। मॉडल अशोक रुद्र एवं एलन मॉडल होता है। उद्देश्य स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता आपका हो जाएगा। लक्ष्य 5.7%, प्राप्ति 3.3%। भारत का पाक 1971 में होता है। ठीक, उपलब्धियाँ, स्माइलिंग बुद्धा 1974 में परमाणु परीक्षण होता है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है और 1970 में ऑपरेशन फ्लड होता है। पंचवर्षीय योजना 74 से 79 तक चलती है और डीपी धर मॉडल पर आधारित है। गरीबी उन्मूलन केवल 4 वर्षों तक योजना रही।
ठीक। और जनता पार्टी 4.4%, सरकार द्वारा 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया जाएगा। 4.8% उपलब्धि आरआरबी रूरल डेवलप ठीक है ना। रीजनल रूरल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होती है 2 अक्टूबर 1975 को। आपातकाल 1975 को लग जाता है। गरीबी हटाओ नारा दिया गया। 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 6वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे, अवधि 1980 से 1985। अनवरत योजना की बात करेंगे, रोलिंग प्लान, और अवधि 1973 से 80। अवधारणा गुनार मिल्डर पुस्तक एशियन ड्रामा। प्रोफेसर लड़कवाला भारत से लागू करने का श्रेय गांधीवादी नीति को अपनाया। 6 पंचवर्षीय योजना, अवधि 1980 से 85। प्राथमिकता रोजगार और बेरोजगार को बढ़ाना और बेरोजगारी को घटाना। लक्ष्य 5.2%, प्राप्ति 5.7%। राज्य ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP और एकीकृत ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम IREP। उपलब्धि नाबार्ड 1982 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना, अवधि 1985 से 1990 के बीच में आती है। मॉडल जॉन मिलर मॉडल, उद्देश्य आर्थिक समृद्धि, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय, खाद्यान्न उत्पादकता और लक्ष्य 5%, प्राप्ति 6%। उपलब्धियां इंदिरा आवास योजना से भी होती है। अनुअल वार्षिक प्राण की बात करेंगे 1990 से 92 में आता है। भुगतान संतुलन का संकट, विदेशी विनिमय आपका होता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 के बीच में आती है। आधारभूत संरचना, रोड, पार्क, पेयजल, भवन आदि। लक्ष्य 5.6%, प्राप्ति 6.8%। मध्याह्न भोजन 15 अगस्त 1995 में शुरू, जो मिड डे मील आपका चलता है ना, 15 अगस्त 1995 में शुरू हुआ, याद कर लीजिएगा। 9वीं पंचवर्षीय योजना, अवधि 1997 से 2002 के बीच में होती है। प्राथमिकता सामाजिक न्याय समानता आपका होता है। उद्देश्य आर्थिक समृद्धि। लक्ष्य 6.5%, प्राप्ति 5.7%। मार्च 1998 में आती है। किसान क्रेडिट कार्ड KCC बनता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना, अक्टूबर 2002 से 7 के बीच में आती है। सर्वाधिक सफल योजना रही। प्राथमिकता आर्थिक समृद्धि सामाजिक न्याय समानता आपका हो जाएगा। लक्ष्य 8%, प्राप्ति 7.6%। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 में आती है और मॉडल श्री रंगाराजन मॉडल पर प्राथमिकता समावेशी विकास। भारत में कृषि क्रांतियता और हरित क्रांति की शुरुआत होती है 1966 में। ठीक। जनक भारत में MS स्वामीनाथन, विश्व में नॉर्मल बोरलाग USA आया। प्रथम गेहूं चावल फायदे लाभ उत्तर भारत, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार। ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, श्वेत क्रांति की बात करेंगे। श्वेत क्रांति कब आती है, इसका अन्य नाम क्या है? इसका नाम अन्य नाम ऑपरेशन फ्लड 1970 में आता है और उद्देश्य इसका क्या था, दुग्ध उत्पादन। और जनक इसके वर्गीज कुरियन, फादर ऑफ वाइगिल रिवोल्यूशन, श्वेत क्रांति के पिता कहा जाता है। 3 चरण में होती है। 1970 से 80 के बीच, 1980 से 85 के बीच में, 1985 से 95 के बीच में होती है। पीली क्रांति की बात करेंगे, येलो रिवोल्यूशन की बात करेंगे। खाद्य तेल तिलहन उत्पादन से और सोयाबीन सरसों मूंगफली के तेल से। स्वर्ण क्रांति आती है फल और बागवानी, फल पोमोलॉजी और फलों की खेती से। बागवानी हार्टिकल्चर से, फल और फूल सब्जियों से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से आती है और सदाबहार क्रांति जैव तकनीकी की सहायता से कृषि। गुलाबी क्रांति झींगा प्याज के उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से और रजत क्रांति अंडे के उत्पादन से। और लाल क्रांति टमाटर मांस से। और गोल्डन फाइबर क्रांति किससे आती है? गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से आती है। और सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से। ग्रे धूसर क्रांति उर्वरक और इंद्रधनुष क्रांति समग्र उत्पादन से, फल फूलों सब्जियों से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, नर्मदा छिपरा लिंक परियोजना, केन बेतवा परियोजना। काली क्रांति बायोडीजल के उत्पादन से। भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण, गेहूं मूल्यवर्धन, आटा बिस्किट से। ठीक। चलिए, कर और टैक्स की बात करेंगे। अनिवार्य भुगतान है, व्यक्ति कंपनी उद्योग आदि से लिया जाता है। विशेषता इसकी, यह कानूनी रूप से बाध्य है, सरकार को वसूलने का अधिकार है। उद्देश्य की बात करेंगे, जो हमारी कर टैक्स है अनिवार्य भुगतान है, व्यक्ति कंपनी उद्योग आदि से लिया जाता है। विशेषता, यह कानूनी रूप से बाध्य है, सरकार को वसूलने का अधिकार है। उद्देश्य की बात करेंगे तो आय की असमानता को कम करना, गरीबी को कम करना, कराधान के सिद्धांत। ठीक। एडम स्मिथ की बात करेंगे, प्रतिपादन प्रस्तुत। समानता और समता और समानता का सिद्धांत। निश्चितता का सिद्धांत, कब कैसे और किसको। सुविधा का सिद्धांत आपका हो जाएगा। मितव्यता का सिद्धांत। कर प्रणाली की बात करेंगे, प्रगतिशील कर प्रणाली। ठीक। आय में वृद्धि के साथ साथ कर की वृद्धि, कर के रेट में बढ़ोतरी होती है।
आय कर की दर, ठीक। आगे प्रतिगामी कर प्रणाली आपका हो जाएगा, आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दर में कमी होगी। आय की बात करेंगे, कर की दर, ठीक, आपका ये हो जाएगा। अनुपालिक कर प्रणाली की बात करेंगे, इसमें एक समान कर की दर होती है चाहे आय कितनी भी हो, ठीक। अधोगामी कर प्रणाली की बात करेंगे, इसमें प्रगतिशील और अनुपातिक कर प्रणाली दोनों उसके गुण पाए जाते हैं। प्रारंभ में आय कर की दर बढ़ती है, बाद में समान हो जाती है, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। भारतीय कर व्यवस्था की बात करेंगे, 0 से 3 लाख नील, 3 से 6 लाख 5%, 6 से 9 लाख 10%, और 6 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20%, 15 से ज़्यादा 30%। अनुपातिक कर प्रणाली आपका हो जाए। कर टैक्स की बात करेंगे, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, जिस पर लगाया जाता है उसी के द्वारा वसूला जाता है। अप्रत्यक्ष कर यहाँ लगाया किसी और पर जाता है परंतु उसका उत्तरदायित्व दूसरों के द्वारा जाता है, ठीक है ना। जैसे आयकर, इनकम टैक्स, उपहार गिफ्ट कर, ठीक। उपहार कर, कारपोरेट कर उद्योगों में आपका हो जाएगा। जैसे जीएसटी आपका हो गया, वस्तु सेवा कर आपका हो जाएगा कपड़े पर। जीएसटी वस्तु और सेवा कर की बात करेंगे, अन्य नाम गंतव्य आधारित कर और बहुस्तरीय कर, लागू 1 जुलाई 2017 को होता है। और सर्वप्रथम लागू करने वाला देश कौन सा होता है? फ्रांस होता है 1954 ईस्वी में। फर्स्ट राज्य असम, सेकंड बिहार, क्या हो जाएगा, कनाडियन पद्धति अपनाई और कुल 17 करों को समाहित किया। 122वां संविधान संशोधन बिल 2016 को आता है। पारित कब होता है? राज्यसभा 3 अगस्त 2016 को, लोकसभा 8 अगस्त 2016 को, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर 8 सितंबर 2016 को होते हैं। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 को आता है। भारत में लागू 1 जुलाई 2017 को विजय केलकर समिति सिफारिश पर होता है। जीएसटी स्लैब की बात करेंगे, 0%, 12%, 28%, 5% और 18% आपका होता है। क्वेश्चन, जीएसटी की सबसे छोटी स्रोत क्या है? 12% आपका हो जाएगा इसमें से। जीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच, सीजीएसटी सेंट्रल बैंक के बीच, और एसटी स्टेट जीएसटी आपका होता है। जीएसटी परिषद की बात करेंगे, संवैधानिक संस्था है, आर्टिकल 279A में जीएसटी स्लैब निर्धारण होता है। दायरे में और बाहर आने वाली वस्तु और सेवा की सूची तैयार करना। संरचना की बात करेंगे, अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री वर्तमान में निर्मला सीतारमण, फर्स्ट अरुण जेटली। सदस्य सभी राज्यों के यूटी के वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी की बात करेंगे, परिषद गठन 12 सितंबर 2016 को होता है। जीएसटी के दायरे से बाहर की वस्तुएं, मानव उपभोग वस्तु, शराब, स्टाम्प बिक्री, अफीम, तंबाकू, पेट्रोलियम, ठीक, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, वायुयान ईंधन, ये आप सारे हो जाएंगे। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर 15 अंक आपका हो जाएगा। बजट की बात करेंगे, फ्रांसीसी शब्द और बुजेट आपका अर्थ चमड़े का थैला। आने वाले वित्तीय वर्ष का आय और व्यय का वर्णन होता है। बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं है। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। भारत सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। बजट को आरंभ करने वाला देश ब्रिटेन आपका 1933 में। बजट पेश 1 फरवरी को होता है और बजट समवर्ती सूची का विषय है। भारत में सर्वप्रथम बजट पेश 18 फरवरी 1860 को होता है। और जेम्स विल्सन भारतीय बजट का प्रणेता, वायसराय लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट आर.के. षणमुखम सेठी द्वारा पेश किया गया 26 नवंबर 1947 को। और स्वतंत्र की बात करेंगे, और स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1950 को जॉन मथाई, मोरारजी देसाई सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री हैं। इंदिरा गांधी प्रथम महिला वित्त मंत्री, पीएम और एपीएम। वित्तीय वर्ष अप्रैल 31 मार्च तक होता है। पिछला वित्तीय वर्ष 1 फरवरी 2023 से 31 मार्च 2024 तक था और 1 अप्रैल 2024 से 2025 तक, ठीक। और आर्थिक सर्वेक्षण की बात करेंगे, आपका हो जाएगा। बजट की बात करेंगे, बजट के अवयव सार्वजनिक आय, प्रतिक्रिया और राजस्व आय, पूंजीगत आय। सार्वजनिक आय की बात करेंगे, राजस्व आय, पूंजीगत आय, व्यय, ठीक है, आपका ये हो जाएगा। सार्वजनिक आय प्राप्तियां बात करें, सरकार आय को सार्वजनिक आप कहते हैं। प्रकार आपका राजस्व आय, सरकार की ऐसी आय जिससे न तो संपत्ति में कमी हो और न ही ऋण में वृद्धि हो, ठीक है। उदाहरण तौर पर कर, टैक्स, जुर्माना, पेनल्टी। सरकारी उद्यम में प्राप्ति लाभ, भारत सरकार द्वारा विदेशी को दिए गए ऋण से प्राप्त ब्याज आपका हो जाएगा। उधार लोन, महिला मित्र आपका हो जाएगा। 10 बीघा खेत संपत्ति, सेल संपत्ति आपकी हो जाएगी, ठीक। राजस्व आय की बात करेंगे, सरकार ऐसी आय
जिसमें न तो सरकार की संपत्ति में कमी हो और न ही सरकार की ऋण देवताओं में वृद्धि। उदाहरण कर, टैक्स, विदेशों को दिए गए ऋण को प्राप्त ब्याज, सरकारी उद्यम से प्राप्त आय। पूंजीगत आय की बात करेंगे, सरकार की ऐसी आय जिसमें या तो संपत्ति में कमी हो या फिर ऋण देयताओं में वृद्धि हो। उदाहरण तौर पर सरकार द्वारा लिया गया ऋण। सरकारी उद्यम बिक्री की बात करेंगे, रोड, पार्क, एयरपोर्ट, विनिवेश आपका हो जाएगा। सार्वजनिक व्यय की बात करेंगे, सरकार द्वारा जनता के कल्याण में किया गया व्यय। खर्च प्रकार, एक राजस्व व्यय, सरकार का ऐसा खर्च जिससे न तो सरकार की संपत्ति में वृद्धि हो और न ही सरकार के ऋण में कमी हो। ठीक, उदाहरण वेतन, पेंशन, छात्रवृत्ति योजनाएं। पूंजीगत व्यय की बात करेंगे, सरकार का ऐसा खर्च जिससे या तो सरकार की संपत्ति में वृद्धि हो या फिर सरकार के ऋण में देयताओं में कमी हो। उदाहरण तौर पर रोड, पार्क, ब्रिज, रेलवे आदि का निर्माण सरकार द्वारा ऋण भुगतान। बजट की बात करेंगे, आय इज ग्रेटर देन व्यय, ठीक है ना। अतिरेक बजट, इसे आय अधिक होती है किंतु व्यय कम हो जाता है, आय इज लेस देन व्यय, इसमें सरकार अपनी आय से ज़्यादा खर्च करती है। घाटे का बजट, आय बराबर व्यय। संतुलित बजट, जिसकी आय का उतना व्यय आपका हो जाएगा। राजकोषीय नीति की बात करेंगे, निर्माण सरकार के द्वारा होता है, अन्य नाम बजट की नीति। उद्देश्य आर्थिक समृद्धि, प्रति व्यक्ति आय, रोजगार, गरीबी आपका हो जाएगा। उपकरण की बात करेंगे, कर, सार्वजनिक व्यय, निवेश, विनिवेश, सार्वजनिक आय। गरीबी की बात करेंगे, यह एक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की रोटी, कपड़ा, मकान पूर्ति से भी वंचित रहता है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन, गरीबी समताओं का अभाव। नीति आयोग के अनुसार किसी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए रोटी, पानी, स्वस्थ के रहने के लिए पोषण और दक्षता के लिए शिक्षा, आवास व संसाधन का अभाव गरीबी है। गरीबों की प्रकार की बात करेंगे, सापेक्ष गरीबी, तुलनात्मक गरीबी। इसमें तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, इससे आय एवं वितरण को दर्शाया जाता है। इसका मापन लॉरेंज वक्र और मिनी गुणांक के माध्यम से किया। निरपेक्ष गरीबी की बात करेंगे, इसके अंतर्गत यह दिखाया जाता है कि कितने लोग गरीब हैं। इसके मापने के लिए हेड काउंट विधि का उपयोग किया जाता है। लॉरेंज वक्र प्रतिपादन प्रिवेंशन, प्रोफेसर लॉरेंज 1905 में, यह आय की विषमता या असमानता को दर्शाता है। लॉरेंज वक्र समता रेखा को जितना पास होगा आय की विषमता उतनी ही कम होगी। ठीक, चलिए, लॉरेंज वक्र समता रेखा इक्वलिटी लाइन से जितना दूर होगा आय की विषमता उतनी ही ज़्यादा होगी। मिनी गुणांक की बात करेंगे, प्रतिपादन कारिडो गिनी 1912 में, राष्ट्रीय आय को वितरण का गणितीय मान को दर्शाता है। इसका मान 0 से 1 तक होता है। भारत में सबसे पहले गरीबी का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया। गरीबी का दुष्चक्र, रेंगू नक्श 1953 इसमें, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फाउंडेशन इंडिया। गरीबी संबंधित समितियाँ, अलग समिति गठन 1977 में, रिपोर्ट 1989 में। गरीबों का मापन पोषक तत्वों के आधार पर, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ग्रामीण में क्षेत्र 2400 किलो कैलोरी, शहरी क्षेत्र में 200 किलो कैलोरी, ऊर्जा में कैलोरी मापा जाता है। लकड़वाला समिति की बात करें, गठन 1990 में होता है, रिपोर्ट 1993 में आती है। गरीबी मापन को सूचकांक और CPI-AL ग्रामीण क्षेत्र। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषक मजदूर आपका हो जाएंगे। ठीक, सुरेश तेंदुलकर समिति की बात करें, गठन 2005 में होता है, रिपोर्ट 2009 में लगती है। गरीबी मापन मासिक उपभोग के आधार पर, ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 116 रुपये, शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 1000 रुपये। और सी रंगाराजन समिति की बात करेंगे, गठन 2012 में, रिपोर्ट 2014 में। गरीबी का मापन मासिक उपभोग के आधार पर, ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग 972 रुपये, शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति मासिक उपयोग प्रतिमाह 1407 रुपये में। अरविंद पनगड़िया समिति की बात करेंगे, गठन 2015 में होता है और रिपोर्ट 2016 में आती है। ठीक, डॉक्टर DR गाडविल समिति 1962 में आती है। बांडेरकर एवं स्मिथ समिति 1971 में गरीबी रेखा की अवधारणा दी जाती है। गरीबी रेखा PL की बात करेंगे, भारत की गरीबी के कारण क्या है? बेरोजगारी, विकास की धीमी गति, पूंजी का अभाव, आय का असमान वितरण, अशिक्षा, सामाजिक कारण, कृषि का पिछड़ापन, मुद्रास्फीति या कीमतों में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में कमी, प्रति व्यक्ति आय में कमी, बचत में कमी, जनसंख्या में वृद्धि। ठीक, गरीबी का परिणाम की बात करेंगे, मानसिक अशांति में वृद्धि, अवरोधों की वृद्धि, परिवार विघटन, भिक्षावृत्ति में वृद्धि, शारीरिक कमजोरों में वृद्धि, दुर्व्यसनों में वृद्धि, बाल अपराधों में वृद्धि आपका हो जाएगा। गरीबी को दूर करने के उपाय की बात करेंगे, रोजगार में वृद्धि, शिक्षा में सुधार, सामाजिक आर्थिक विकास में सुधार, जनसंख्या पर नियंत्रण, कीमत स्थिरता। ठीक, चलिए, रोजगार क्या होता है? ऐसे व्यक्ति जो वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने के लिए उपलब्ध हैं, रोजगार में हैं,
एम्प्लॉय अ पर्सन हु इज द अवेलेबल टू द वर्क एट द करेंट वेज रेट इन द एम्प्लॉयड। ऐसे व्यक्ति जो धन कमाता है रोजगार कहलाता है। बेरोजगार की बात करेंगे, ऐसे व्यक्ति जो वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार हैं लेकिन काम उपलब्ध नहीं है, बेरोजगार कहलाता है। भारत में बेरोजगारी का मापन एनएसओ द्वारा किया जाता है। बेरोजगारी के प्रकार की बात करेंगे, चक्रीय बेरोजगारी यह विकसित देशों में पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में, प्राथमिक क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक होती है। इससे केवल फसल की बुआई कटाई पर ही लोगों के द्वारा पास बेरोजगार रहता है, शेष समय में वह रोजगार रहते हैं। और घर्षणात्मक या संघर्षात्मक बेरोजगारी, जब व्यक्ति एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार की तलाश में होता है तब दोनों रोजगार के बीच समय को कहते हैं। ठीक। प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी की बात करेंगे, किसी कार्य को आवश्यकता से अधिक लोगों की संख्या यह कृषि या प्राथमिक क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलती है। संरचनात्मक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी की बात करेंगे, योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिलता, रोजगार के अवसर और योग्यता से तालमेल नहीं होता। बेरोजगारी को कम करने के उपाय, योजनाएं बनाकर, रोजगार में वृद्धि करके, जनसंख्या पर नियंत्रण करके और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाकर। उत्पादन के साधन की बात करेंगे, साधन 4 भूमि है, किराया लगान लेते हैं, मजदूरी, श्रमिक परिश्रम, वेतन मिलता है, पूंजी से ब्याज और उद्यमशीलता से लाभ। भारत सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। और राष्ट्रीय आय की बात करेंगे, एक वित्तीय वर्ष की अवधि में निवासियों द्वारा अर्जित कुल कारक आय का समग्र योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। कारक की बात करेंगे, भूमि, किराया लगान, श्रमिक परिश्रम, वेतन, भूमि ब्याज और उद्यमशीलता क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाभ आपका हो जाएगा। सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता। दादा भाई नौरोजी, राष्ट्रीय आय का मापन एनएसओ दादा भाई नौरोजी 1867 से 68 के बीच में करते हैं। राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये। हिंदू वृद्धि दर HGR, राष्ट्रीय आय से संबंधित राष्ट्रीय आय का मापन मुद्रा के रूप में किया जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रीय आय का मापन का प्रयास करना। विलियम डिग्बी नटराजन, फिरले सिराज, RC देसाई, BK RB राव राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक अनुमान लगाया। 1931 में प्रोफेसर विजेड़े कस्तूरी रंगा वरदराजा राव, प्रति व्यक्ति आय 62 रुपये। राष्ट्रीय आय समिति 4 अगस्त 1949 को अध्यक्ष प्रशांत चंद्र मावलिबुस, सदस्य UK वी राव गाडविल आपका हो जाएगा। साइमन कुटनेट्स GDP अवधारणा दी। राष्ट्रीय आय का मापन उत्पादन विधि और मूल्यवर्धन विधि, आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि। ठीक। किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों के द्वारा किया गया कुल अंतिम उत्पादन का समस्त योग उत्पादन विधि कहलाता है। सेक्टर की बात करेंगे, P सेक्टर, S सेक्टर और T सेक्टर। ठीक, आपका ये हो जाएगा। आय विधि की बात करेंगे, किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में निवासियों द्वारा, किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में निवासियों द्वारा प्राप्त कुल कारक आय का समग्र योग आय विधि कहलाती है। जैसे भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गया, उद्यमशीलता हो गया। व्यय विधि की बात करें, किसी देश को एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन दर किया गया कुल व्यय राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। GDP आय का उदाहरण GDP, GNP, NNP आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए राष्ट्रीय आय की बात करेंगे, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास। यह केवल मात्रात्मक होता है, मापन प्रति व्यक्ति आय, इसे मात्रात्मक के साथ गुणात्मक अवधारणा भी शामिल है। मापन के लिए इसमें प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ जीवन स्तर को सुधार भी लाना देखा जाता है। राष्ट्रीय आय का उदाहरण की बात करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। GDP की बात करेंगे, एक देश की घरेलू सीमा, डोमेस्टिक बाउंड्री में एक वर्ष के भीतर उत्पादित होने वाली सभी अंतिम वस्तु और सेवा का कुल मौद्रिक मूल्य उस देश के GDP कहलाता है। ठीक, GNP की बात करेंगे, GDP क्या होता है, GDP बराबर X + A होता है। ये क्या है, विदेशी व्यक्ति द्वारा भारत की घरेलू सीमा में उत्पादन। X क्या है, घरेलू सीमा। GNP क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। X क्या है, यहाँ पर घरेलू सीमा, A विदेशी व्यक्ति द्वारा भारत की घरेलू सीमा में उत्पादन, B भारतीय व्यक्तियों द्वारा विदेशी सीमा में किया गया उत्पादन। GNP बराबर X + B - A होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, भारतीयों द्वारा भारत की घरेलू सीमा में क्या होता है, देखिए भारतीयों द्वारा क्या होता है, इसमें भारतीयों द्वारा भारत की घरेलू सीमा में विदेश में किए गए उत्पादन को GNP कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, तथा देखिए तथा क्या हो जाएगा, विदेशियों द्वारा भारत की घरेलू सीमा में किए गए उत्पादन को घटाया जाता है। NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट आपका होता है निविल राष्ट्रीय उत्पाद। GNP मूल्य ह्रास डिस्प्रिट में NNP आपका होता है। NDP क्या होता है,
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, निबल घरेलू उत्पाद। एनडीपी और जीडीपी क्या होता है? मूल्य ह्रास होता है। मूल्य ह्रास की गणना वाणिज्य मंत्रालय द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय आय एनआई, प्रति व्यक्ति आय। जनसंख्या आपको हो जाएगी परिवार में, ध्यान दीजिएगा, स्वयं, माता पिता, भाई बहन, ठीक है ना, मतलब 500 रुपये पारिवारिक आय तो 100 रुपये आपका हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। वित्तीय बाजार की बात करेंगे, ऐसा बाजार जिसका संबंध वित्त से हो या जहां वित्त का लेन देन हो उसे कहते हैं। प्रकार की बात करेंगे, मुद्रा बाजार। पूंजी बाजार आपका हो जाएगा। मुद्रा बाजार की बात करेंगे, इसका नियमन आरबीआई द्वारा होता है। इसे आपातकाल की तरलता की पूर्ति की जाती है 1 वर्ष से कम समय के लिए। उदाहरण ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, जमा प्रमाण पत्र, उपकरण आपका हो जाएगा। मुद्रा बाजार के प्रकार की बात करेंगे, संगठित मुद्रा बाजार, इससे नियम शर्तें कानूनों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण बैंक आपका हो जाएगा। असंगठित मुद्रा बाजार की बात करेंगे, इसमें नियम कानूनों का अभाव होता है। उदाहरण सेठ, साहूकार आदि होते हैं। पूंजी बाजार की बात करेंगे, इसमें दीर्घकालीन तरलता की पूर्ति की जाती है 1 वर्ष में अधिक समय के लिए। उपकरण शेयर अंश आपका होता है। घरेलू बाजार, इसका नियमन सेबी द्वारा किया जाता है। पूंजी प्रकार की बात करेंगे, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार यहाँ पर हो जाएगा। प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार की बात करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सभी लोग अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। यदि कोई कंपनी पहली बार बाजार में अपने शेयर जारी करती है तो इसे आईपीओ कहते हैं। इससे शेयर अंश का लेन देन निवेशकों के मध्य होता है। कंपनी शेयर निवेशक, ऐसे व्यापार कंपनी और निवेशक के मध्य होता है। ठीक, शेयर की बात करेंगे। और इक्विटी शेयर, जो व्यक्ति इस शेयर को खरीदता है वह कंपनी के लाभ या हानि का सामना भी होता है। अगर कंपनी के लाभ होता है तो उसका भाग इन्हें मिलता है, इन्हें वोटिंग का अधिकार भी मिलता है। अभिमान शेयर की बात करें, इसे वोटिंग का अधिकार नहीं होता। कंपनी दिवालियेपन की कगार पर आ जाए तो अभिमान शेयर धारकों को पहले पैसा दिया जाएगा। सेबी की बात करेंगे, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड आपका होता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, 12 अप्रैल 1988 की स्थापना होती है। सर्वाधिक दर्जा सेबी अधिनियम 1992 में आता है और 30 जनवरी 1992 को, ठीक, सर्वाधिक दर्जा कार्य इसका पूंजी बाजार का विनिमय और इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना, भेदिया व्यापार और शेयर धारकों की रक्षा या उनको हितों को ध्यान रखना। ठीक, चलिए पूंजी बाजार के उपकरण की बात करेंगे, शेयर, ऋण पत्र, फंड और बांध पत्र आपका हो जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां शेयर अंश की खरीदी बिक्री की जाती है और ट्रेडिंग हेतु डीमेट अकाउंट की आवश्यकता होती है। भारत में मान्यता प्राप्त कुल 23 स्टॉक एक्सचेंज हैं जो वर्तमान में कार्यरत हैं। स्टॉक मार्केट में सेबी द्वारा विनियमित रेगुलेट किया जाता है। ठीक, भारत में मान्यता प्राप्त 23 स्टॉक, राष्ट्रीय शेयर बाजार एनएसई मुंबई महाराष्ट्र, बॉम्बे स्टॉक बीएसई मुंबई, उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज कानपुर यूपी और दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली, मेरठ स्टॉक एक्सचेंज मेरठ यूपी, बड़ोदरा स्टॉक एक्सचेंज जीपी और ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया मुंबई, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज पश्चिम बंगाल और चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज तमिलनाडु, कोयम्बटूर स्टॉक एक्सचेंज बंगलुरु, कोचीन स्टॉक एक्सचेंज केरल और गुवाहाटी एक्सचेंज असम, हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज तेलंगाना, मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज मध्य इंदौर, लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज पंजाब, पुणे स्टॉक एक्सचेंज महाराष्ट्र, मगध स्टॉक एक्सचेंज पटना बिहार, कानरा स्टॉक एक्सचेंज मंगलौर कर्नाटक, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज जयपुर राजस्थान, कैपिटल स्टॉक एक्सचेंज तिरुवनंतपुरम केरल, अहमदाबाद गुजरात और भुवनेश्वर उड़ीसा आपका हो जाएगा। बुल तेंजड़िया की बात करेंगे, ऐसे निवेशक जो भविष्य में शेयर की कीमतों में वृद्धि की आशा रखते हैं उसे तेंजड़िया कहते हैं। ये निवेशक सकारात्मक विचार रखते हैं। भालू मंदड़िया की बात करेंगे, ऐसे निवेशक जो भविष्य में शेयर की कीमतों में कमी की बात करते हैं इसे नकारात्मक विचार करते हैं। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, हेडक्वार्टर मुंबई, भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। फेरोमानो समिति 1991 में स्थापना की जाती है, सिफारिश से 1992 में स्थापना की जाती है। प्रवर्तक प्रमोटर बैंक आईडीबीआई होता है और संवेदी सूचनांक निफ्टी 50 आपका होता है। विदेशी निवेश केवल 49% तक। और बीएसई की बात करेंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्थापना 1875 में, हेडक्वार्टर मुंबई, एशिया और भारत का सबसे पुराना है। संवेदी सूचनांक आपका 30, आईएसओ प्रमाण पत्र जारी करने वाला भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज। भारत औद्योगिक नीति की बात करेंगे, नई आर्थिक नीति, प्रथम ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 6 अप्रैल 1948 को आती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मिक्स्ड इको पर आधारित है। दूसरी 30 अप्रैल 1956 को। उद्योग श्रेणी आई शेन सेकेंड 13, थर्ड शेष आपका हो जाएगा, आधार स्तंभ है ये।
3 आयाम, एलपीजी लुब्रिकेशन उदारीकरण, क्या हो जाएगा निजीकरण और वैश्वीकरण आपका हो जाएगा। सुधार राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मूल्य स्थिरता नीति, औद्योगिक नीति, विदेशी विनिमय नीति। कोर उद्योग क्षेत्र की बात करेंगे, ऐसे आधारभूत उद्योग जिनके बिना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास संभव नहीं है। ठीक, भारत में 8 उद्योग इसके तहत आते हैं। ठीक, आगे ध्यान दीजिएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे चलिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोयला, कोयल हो जाएगा, सीमेंट, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, उर्वरक, फर्टिलाइजर, प्राकृतिक तेल, नेचुरल गैस, इस्पात, स्टील, रिफाइनरी उत्पाद और विद्युत आपका हो जाएगा। वर्तमान में 4 ऐसे उद्योग जिनके लिए लाइसेंस अनिवार्य है: तंबाकू उत्पाद, एयरोस्पेस, रक्षा उद्योग, विस्फोट पदार्थ और रक्त साफ रसायन। और सार्वजनिक क्षेत्र ऐसे उद्योग जिनको आरक्षित किया गया है: परमाणु ऊर्जा उत्पाद। 3 क्षेत्रों को एफडीआई में प्रतिबंधित किया गया है: परमाणु ऊर्जा, लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी। ठीक, और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: पीएसयू, प्लास्टिक सेक्टर यूनिट यानी मिनी रत्न 9 अक्टूबर 1997 में प्रारंभ हुआ, नवरत्न 22 जुलाई 1997 में और महारत्न 2010 में होता है। मिनी रत्न की बात करेंगे वर्तमान में 62 और मिनी रत्न सेकंड की बात करें वर्तमान में 12, 74 आपका हो जाएगा। नवरत्न में 13 और महारत्न वर्तमान 13। ओएनजीसी 1956 में आती है, देहरादून में है। और आईओसीएल 1958 में आती है, नई दिल्ली में है। सेल 1973 में आती है, नई दिल्ली में है। और एनटीपीसी 1975 में आती है, नई दिल्ली में। सीआईएल 1975 में कलकत्ता में। और जीएआईएल 1984 में नई दिल्ली में। और बीएचईएल में भेल 1964 में नई दिल्ली में। और बीपीसीएल 1976 में मुंबई में आपकी आती है। और एचपीसीएल 1974 में मुंबई में आती है। और पीएफसी 1986 में नई दिल्ली में आती है। और डीआईएल ओआईएल नोएडा में आती है। और आरईसीएल 1969 में न्यू दिल्ली में आपका है। और पीजीसीआईएल 1989 में गुरुग्राम हरियाणा में है। जनगणना की बात करेंगे 10 वर्षों के अंतराल पर होती है। हेनरी वाल्टर भारतीय जनगणना के पिता, हेनरी वाल्टर भारतीय जनगणना के पिता। 1871 में लॉर्ड मेयो सर्वप्रथम भारत में जनगणना कराए, असफल प्रयास रहा। लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 से 82 में होता है, सफल प्रयास रहा। और अनुच्छेद 246 में जनगणना संबंधित है और संघ सूची जनगणना का विषय है। ठीक, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में होती है। और 2011 जनगणना का क्रम 15वीं जनगणना स्वतंत्रता के पश्चात क्रम की 7वीं है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़, ग्रामीण जनसंख्या 83 करोड़ और शहरी जनसंख्या 38 करोड़। और 10 की वृद्धि दर 2001 से 11 10 वर्षों में वृद्धि 17.7%, रूरल 12.3%, शहरी 31.8%। मेघालय की बात करें, ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर 27.2% रहा। दमन और दीव नगरी शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या वाले क्षेत्र सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले राज्य मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर, जम्मू कश्मीर। न्यूनतम जनसंख्या की वृद्धि वाले 5 राज्य नागालैंड, आंध्र प्रदेश, केरल, सिक्किम, गोवा आपका हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पांडुचेरी, चंडीगढ़। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले आपके हो जाएंगे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, चंडीगढ़। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश आपको हो जाएंगे दादरा, नगर हवेली, दमन और दीव, पांडुचेरी। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम 52, सिक्किम 86, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य बिहार 1106, पश्चिम बंगाल 1028, केरल 860, उत्तर प्रदेश 829, हरियाणा 573। और जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे, दिल्ली में 1100 मतलब 21.5% हज़ार 10,000 यानी 11,302। चंडीगढ़ में 9,258, पांडुचेरी में 2,547। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य 903 महिलाएं 1,000 पुरुष पर, केरल में 1,084, तमिलनाडु में 996, आंध्र प्रदेश 923, छत्तीसगढ़, मेघालय में आपका हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश आपके कौन हो जाएंगे, पांडुचेरी 1037, लक्षद्वीप 947, अंडमान निकोबार 876। न्यूनतम लिंगानुपात वाले कौन हो जाएंगे, हरियाणा 879, जम्मू कश्मीर 889, सिक्किम 890,
पंजाब 895, यूपी 912। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य: बिहार 61.8%, अरुणाचल प्रदेश 65.4%, राजस्थान 66.1%, झारखंड 66.4%, आंध्र प्रदेश 67%। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य आपके हो जाएंगे केरल 94%, मिजोरम 91%, और गोवा 88.7% और 87.2%, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश 82.8%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले राज्य बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मेघालय, झारखंड। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले राज्य बिहार, राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, नागालैंड। अन्य तथ्य की बात करेंगे, जनगणना महान विभाजक वर्ष 1921, जनगणना लघु विभाजक वर्ष 1951, जनगणना अंतराल 10 वर्ष, जनगणना की आयुक्त चंदा मोली, और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, और प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू फ्लाउडेन आपका हो जाएगा। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स। एक बार फिर से इसको हम करेंगे, इसको कर लीजिए, ठीक है ना। एक बार फिर रिवीजन हम करेंगे 5 दिन बाद, 3 बार लगभग इसको करेंगे, 2-3 3 बार हम करेंगे, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।